हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो आज का टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड स्पेशल केसेस पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ स्पेशल केसेस, दैट वाज स्पेशल केसेस पार्ट 1। और उसमें जो हमने केसेस डिस्कस किए थे वो थे हमारे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, और हमने किया था इनफिजिबिलिटी का केस। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया था एक तीसरा केस जो कि था अनबाउंडेडनेस का। तो ये तीन केसेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीजेनरेसी। ठीक है, तो डीजेनरेसी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में भी हम पूरा पूरा क्वेश्चन सिंप्लेक्स का सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम काफी डिटेल में पुरानी वीडियोस में इस मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ जहां जहां पर हमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है, हम सिंप्लेक्स टेबल डायरेक्ट बनाकर हम वो कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देकर कैलकुलेशंस खुद करनी है, और जहां पर जो इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीजेनरेसी होती क्या है। तो उसके लिए देखिए, degeneracy in an LPP occurs when one or more of the basic variables assume a value of 0। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखिए हम ये पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है जिसमें n वेरिएबल्स एंड m कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लेक्स मेथड में क्योंकि यूजुअली स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज होते हैं, तो हम यहाँ n वेरिएबल में सारे वेरिएबल्स काउंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सपोज है 4x1 प्लस 5x2, और सपोज 3 कॉन्स्टेंट्स हैं सब्जेक्ट टू 3 कॉन्स्टेंट्स, और फिर एक नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट गिवन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बोलेंगे ओनली 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हम यहाँ पर जितने स्लैक और सरप्लस जितने भी वेरिएबल्स लेकर चलेंगे वो हमने उन सबको टोटल वेरिएबल को n वेरिएबल बोलना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास n वेरिएबल एंड m कांस्टेंट प्रॉब्लम है, तो जो हमारा सिंप्लेक्स मेथड में फाइनल आंसर आता है उसमें हमारे m बेसिक वेरिएबल्स आने चाहिए और n माइनस m नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप टेबल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो क्या होता है, हमारे जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सपोज यहाँ पर आ जाता है S1 S2 S3। ठीक है, सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स। तो अगर हमारे पास ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 का बनता है। ठीक है, तो इनिशियल सॉल्यूशन जब हमारा स्टार्ट होता है हम 3 वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, और फाइनल तक भी वो 3 3 का ही टेबल बनता रहता है। ठीक है, अगर 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे तो 2 2 रोज वाला टेबल बनता है। इसी तरीके से अगर 4 कॉन्स्टेंट्स होंगे तो 4 4 का बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे हमें फाइनल आंसर में उतने ही बेसिक वेरिएबल्स मिलते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर m बेसिक है और टोटल वेरिएबल n है तो n में से m निकाल दो, जो बच गया वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है उनको हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, और वो कितने वेरिएबल्स आएंगे आंसर में, जितने हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे 5 वेरिएबल बनते हैं। यहाँ तो सपोज ये 2 ही वेरिएबल्स हैं x1 x2, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। लेकिन जब हम इसमें स्लैक या सरप्लस या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो सपोज ये 5 वेरिएबल बन जाते हैं ना। इस केस में अगर देखें तो x1 x2 s1 s2 s3, तो हमारा बन गया 5 वेरिएबल और 3 कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम, है ना। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारे 3 बेसिक वेरिएबल्स बनेंगे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, और बाकी जो बच गए 5 माइनस 3, n माइनस m है ना, 5 माइनस 3, तो हमारे 2 होंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारे आंसर में जो भी बेसिक वेरिएबल्स आते हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी केस में हमारा जो फाइनल आंसर में बेसिक वेरिएबल्स आ रहे हैं किसी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो उस केस में हम बोलते हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू 0 आई है वो वेरिएबल, और उस टाइम पे जो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन आया है उसको हम बोलते हैं दैट इज डीजेनरेट। वो वेरिएबल और वो सोल्यूशन दोनों ही डीजेनरेट हैं।
ठीक है, इस कंडीशन को हम डीजेनरेसी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इट विल कंटेन अ स्मॉलर नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स देन द नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये तीन बेसिक वेरिएबल्स फाइनल आंसर में आते हैं और वो होते हैं सपोज x1 x2 s1। ठीक है, अब इनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी फाइनल आंसर में। अब इनमें से अगर कोई एक जीरो हो जाता है, सपोज x2 जीरो हो जाता है और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो हम उसको बोलते हैं हमारा जो सोल्यूशन है वो डीजेनरेट है। और जो ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जीरो आई है, सपोज यहाँ x2 की जीरो है, तो हम बोलेंगे x2 वेरिएबल इज डीजेनरेट। ठीक है, ये हमने कब बोलना है, जब फाइनल आंसर, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, उस टाइम पे हमने देखना है कि अगर किसी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ रही है तो वो वेरिएबल एंड सॉल्यूशन आर डीजेनरेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास पांच कॉन्स्ट्रेंट्स थे, सॉरी तीन कॉन्स्ट्रेंट्स थे, तो तीन ही बेसिक वेरिएबल्स आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास अब दो ही आए क्योंकि तीसरे की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इट कंटेन्स स्मॉलर नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि डीजेनरेसी कैसी सिचुएशंस में हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर दिस इज द एग्जाम्पल, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 28x1 प्लस 30x2। साथ में हमें तीन कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट गिवन है। ठीक है, अब इसको पहले हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और मैट्रिक्स फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये हमने बना रखा है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना है, हमने पहले इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये है लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो तीनों में देखिए हमने s1 s2 s3 तीन वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, वैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस कर दिए, और लास्ट में ये जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है वहां पर भी x1 x2 और बाकी तीनों वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा आ जाता है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। तो हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल्स मेंशन ऊपर लिख देते हैं ताकि पता चल जाए x1 x2 s1 s2 एंड s3। ठीक है, तो ये सारा ये वैल्यूज है मैट्रिक्स की वैल्यूज, ये आगे राइट हैंड साइड, ये आगे सारे वेरिएबल्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है और मैट्रिक्स फॉर्म में भी हमने लिख लिया है। अब हम इसके देखते हैं सिंप्लेक्स टेबल्स कैसे बनते हैं। ओके, सो दिस इज द इनिशियल टेबल, ये जो ऊपर हमने टेबल बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो डेल्टा जे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा है कि हमें ये अभी भी लेस देन और इक्वल टू जीरो की वैल्यूज नहीं मिली हैं। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या होती है मैक्सिमाइजेशन के केस में, दैट डेल्टा जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं 28 और 30 और इनमें से हाईएस्ट है 30, तो हम इसको कंसिडर करेंगे की कॉलम, और यहीं से x2 हमें मिल जाएगा एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, हमें अपना सोल्यूशन रिवाइज करने की जरूरत है। एंटरिंग वेरिएबल के बाद हम मिनिमम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द लीविंग वेरिएबल। अब यहाँ पर ये तीन वैल्यूज आई हैं 6 8 एंड 6। ठीक है, और इसमें से हम कौन सी चूज करते हैं, लोएस्ट वाली, और लोएस्ट यहाँ पर 6 है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो 6 हैं, है ना, तो देयर इज अ टाई दो जगह पर। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा केस बनता है, तो जब भी ऐसा टाई वाली सिचुएशन होती है, हमें क्या करना है कि दोनों में से हमने क्या करना है, दोनों को एक एक करके कंसिडर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं एक 6 को, पहला वाला। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 6 जो है हम S1 को ले लेंगे लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम पहले एक टेबल बना के देखेंगे जहां हम S1 को रिप्लेस करेंगे x2 के साथ, फिर उसके बाद हम फिर से यही टेबल बनाएंगे और हम नेक्स्ट स्टेप में S3 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम देखते हैं S1। तो यहाँ जो नीचे टेबल बना है वो बना है व्हेन S1 इज रिप्लेस्ड। ठीक है, तो देखिए S1 S2 S3 थे हमारे इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स, तो S1 को हमने यहाँ रिप्लेस किया है
x2 के साथ, बाकी s2 s3। फिर जैसे सारी कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग वेरिएबल और न्यू वेरिएबल के लिए, वो सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर हमने की। उसके बाद हमने देखा जब डेल्टा जे कैलकुलेट किया तो देखिए नेगेटिव जीरो जीरो, मतलब ऑल डेल्टा जे आर लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें क्या मिला, ये हमने जो हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है x2 इज इक्वल टू 6, s2 इज इक्वल टू 2, s3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो जो बाकी दो बचे x1 और s1 वो दोनों 0 हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, डीजेनरेसी के लिए क्या होता है, अगर हमारा कोई भी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है तो हमारा सॉल्यूशन डीजेनरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x2 ये पॉजिटिव वैल्यू, s2 की भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन s3 0 है। तो एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब यहाँ पर s3 वेरिएबल एंड दिस सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। ठीक है, तो ऑप्टिमल तो आ गया हमारा सॉल्यूशन, लेकिन ये डीजेनरेट है। ठीक है, और यहाँ पर हम z की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, साथ ही हम ये हटा देते हैं। देखिए z की वैल्यू के लिए हमें क्या चीज चाहिए, s2 s3 तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैसे ही 0 हो जाना होता है ना, तो हम सीधे ही कंसिडर करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं z, चलिए ये भी हटा देते हैं क्योंकि s2 s3 का हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x2 6 है, x1 तो 0 है क्योंकि वो यहाँ पर आया ही नहीं बेसिक वेरिएबल में। तो अगर हम लिखें z इज इक्वल टू 28 x1 प्लस 30 x2, तो x1 0 है, x2 हो जाएगा यहाँ पर 30 इंटू x2 इज 6। ये आ गया हमारा आंसर 180। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 180 और x1 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा हमें करना है, अभी हमने s1 को रिप्लेस किया ना, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, s3 को रिप्लेस करेंगे x2 के साथ। ठीक है, तो देखिए वहां पर कैसे टेबल बनते हैं। देखिए हमने फिर से वो इनिशियल टेबल लिख लिया है क्योंकि उसी में ये प्रॉब्लम आई थी ना, टाई वाली प्रॉब्लम। तो अब हमने नेक्स्ट यहाँ पर क्या किया है, s3 को हाईलाइट किया है, ये हमारा बन जाएगा लीविंग वेरिएबल और x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। तो व्हेन s3 इज रिप्लेस्ड, ये नीचे हमारा ये टेबल बनेगा। ठीक है, अब जब ये टेबल हमने बनाया तो हमने देखा कि डेल्टा जे अभी एक पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी तो 0 0 0 और -6 हैं, बट वन वैल्यू इज स्टिल पॉजिटिव। तो इसका मतलब अभी हमें इस स्टेज पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला। तो नेक्स्ट जो हम टेबल बनाएंगे रिवाइज टेबल, उसमें क्या करेंगे, x1 बन जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल, और यहाँ से अगर हम मिनिमम रेशो देखते हैं तो यहाँ सबसे मिनिमम है 0। ठीक है, तो 0 हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और S1 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो S1 विल बी रिप्लेस्ड बाय X1। तो चलिए देखते हैं वो क्या टेबल बनेगा। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा ये टेबल, और यहाँ जब डेल्टा जे लास्ट में हमने कैलकुलेट किया तो ये देखिए 0 0 नेगेटिव 0 एंड नेगेटिव। सो ऑल डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। राइट, हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, x1 अगेन यहाँ पर देखो ये जो x1 0, s2 2 और x2 की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ये जो है x1 बेसिक वेरिएबल है ना, तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 0 पहले हम लिख लेते हैं, s2 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 6। तो इसके अलावा जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 x2 S1 एंड S3 ये भी इक्वल टू 0 है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, और हमने क्या कहा, अगर कोई भी बेसिक वेरिएबल हमारा 0 आ जाता है देन द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। तो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा x1 वेरिएबल और ये सॉल्यूशन डीजेनरेट है, लेकिन ऑप्टिमल आ गया। ठीक है, हम ऑप्टिमलिटी वाली स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो दिस फाइनल सॉल्यूशन इज
डीजेनरेट। ठीक है, तो आई होप डीजेनरेसी वाली चीज आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर अब आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। चलिए इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी वैल्यू देख लेते हैं। z इज इक्वल टू, हमारा क्या था क्वेश्चन, 28x1 प्लस 30x2। तो यहाँ पर भी x1 तो 0 ही आया है और x2 अगेन 6 ही आया है, तो दिस इज 180। ठीक है, अब आप एक चीज देखना कि इससे पहले वाला जो टेबल था वो भले ही नॉन ऑप्टिमल था, लेकिन उसमें भी जो हमारी ये वैल्यूज अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वहां उस टेबल के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करने हैं। वो पॉइंट्स क्या है, पहली चीज, एक तो जब हमने S1 से रिप्लेस किया और जब हमने S3 को S1 को रिप्लेस किया और फिर दूसरी बारी हमने S3 को रिप्लेस किया, तो दोनों ही केसेस में हमारे जो उसमें जो हमारे वेरिएबल्स थे, पहले केस में था S3 0 आया था। ठीक है, और दूसरे केस में एंड यहाँ पर हमारा x1 इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, ये प्रीवियस सॉल्यूशन और ये अभी वाला सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन s1 एलिमिनेटेड और यहाँ पर व्हेन s3 एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस में हमारे ये दो वेरिएबल्स और उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है वो दोनों ही डीजेनरेट हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आपको नोट करनी है कि वेन एवर देयर इज अ टाई इन रिप्लेसमेंट रेशो, वेन एवर देयर इज अ टाई इन मिनिमम रेशो लिख देते हैं क्योंकि हम मेनली वही टर्म यूज कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट रेशो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रिप्लेस करती है ना, वो वैल्यू रिप्लेस होती है। तो वेन एवर देयर इज अ टाई इन मिनिमम रेशो, तो जो आपको नेक्स्ट टेबल्स मिलेंगे ना, उसमें हमेशा आपको डिजेनरेसी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो वेन एवर देयर इज अ टाई इन द मिनिमम रेशो, नेक्स्ट टेबल वुड generate, सॉरी हम यहाँ थोड़ा पूरा ही वर्ड लिख लेते हैं। जब हम स्टडीज की बात कर रहे हैं तो हमें पूरे वर्ड्स ही लिखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इट वुड जेनरेट, कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए जेनरेसी और डी जेनरेसी में इट नेक्स्ट टेबल वुड गिव अ डी जेनरेट सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी टाई होगा तो आप समझ लीजिए आपको अगले टेबल में डिजेनरेट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपको तीसरी चीज जो याद रखने वाली है, जो पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये है कि देखिए हम जब भी सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो नेक्स्ट हम रिवाइज टेबल बनाते हैं उसके वो रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हम लास्ट में ही जाकर जो फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता था हम वहीं पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। लेकिन अगर आप हर स्टेज पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हर सब्सिक्वेंट टेबल में इम्प्रूव्ड वैल्यू होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो आप देखेंगे कि हर नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू पहले से कम होगी और आते आते मिनिमम तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो डीजेनरेट वेरिएबल है अगर किसी स्टेज में आता है तो हम वहीं पर क्यों नहीं रुक जाते, है ना, कि हमें पता है कि हमारा, अब जैसे आपने देखा कि इससे पहले वाला जो टेबल था, पहले केस में जब हमने S1 को रिप्लेस किया तो उस केस में तो हमें पहले ही स्टेप में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, है ना। लेकिन अगर हम ये वाला केस देखें जो S3 को जब हमने रिप्लेस किया तो इसमें हमारे दो टेबल बने। तो इस टेबल में हमने क्या कहा कि हमारे Z की वैल्यू कितनी आई है 180, और इससे पहले वाले टेबल में अगर अब आप देखेंगे तो उसमें भी Z की वैल्यू 180 ही आएगी। ठीक है, तो मतलब इस केस में आपका सॉल्यूशन
इम्प्रूव नहीं हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इम्प्रूव नहीं हुआ, वो सेम रहा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि अगर हमारा सोल्यूशन इम्प्रूव होना ही नहीं है तो फिर जब हमारा डीजेनरेट वाला एक सोल्यूशन आ गया तो हमें फर्दर रिवाइज करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है वो डीजेनरेट है ना। तो लेकिन उसका आंसर ये है कि डीजेनरेसी जो है इट इज समटाइम्स टेम्पररी। ठीक है, डीजेनरेसी may be temporary। मतलब कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक स्टेज पर डीजेनरेसी थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में जब तक हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक आए वो डीजेनरेसी हट गई। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है। इसीलिए हम रुकेंगे नहीं, हमें अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाना ही जाना है और फाइनल सॉल्यूशन हमने देखना है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो हमने खुद से नहीं डिसाइड करना है कि डीजेनरेसी आ गई और फिर नेक्स्ट में इम्प्रूव नहीं होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कभी ऐसा भी होता है कि फाइनल आंसर आने तक वो डीजेनरेसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, सो डीजेनरेसी में भी टेम्पररी। तो अब ये कैसे, ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी देख लेते हैं कि जहां पर हम देखेंगे कि डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए अब हम फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर हम ये प्रूव करेंगे कि डिजेनरेसी कैन बी टेम्पररी। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। Maximize z is equal to 5x1 plus 2x2. We have three constraints and then we have non-negativity constraints, right? यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है पहले। अब हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे ये चीजें, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आई होप आपको अब ये पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप अपने लेवल पर वो खुद कीजिए और यहाँ से आप वैल्यूज मैच कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं सिंप्लेक्स टेबल्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमने ये पहला टेबल इनिशियल टेबल बनाया है। वी हैव स्टार्टेड विद दीज थ्री बेसिक वेरिएबल्स S1, S2 एंड S3। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली और सब चीजें यहाँ मेंशन कर दी, उसके बाद हमने डेल्टा जे जब कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि यहाँ पर डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है सारी वैल्यूज। यहाँ पर वी हैव टू पॉजिटिव वैल्यूज, तो 5 और 2 में से हमने हायर वाला कंसिडर किया। ठीक है, और ये बन गया हमारा की कॉलम एंटरिंग वेरिएबल x1। ठीक है, उसके बाद हमने मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करनी थी, तो मिनिमम रेशियो में हमने देखा हमें ये 4 3 3 मिला। अब इसमें से मिनिमम चूज करना है तो 3 मिनिमम है और 3 देखिए अगेन यहाँ पर देयर इज अ टाई। ठीक है, तो जब टाई होता है तो हमने क्या कहा था, चांसेस यूजुअली होते हैं कि नेक्स्ट टेबल में हमें डीजेनरेसी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ये टाई है तो हमने एक एक करके दोनों को कंसिडर करना है। राइट, एक बार हम ये वाली रो को की रो मानेंगे और S2 को रिप्लेस करेंगे x1 के साथ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम S3 को रिप्लेस करेंगे x1 के साथ। ठीक है, तो हमने दोनों केसेस में अलग अलग से सोल्यूशन चेक करना है। ठीक है, देयर इज अ टाई। चलिए, तो पहले हमने देखिए नीचे जो टेबल बनाया है वो हमने लिया है व्हेन S2 इज रिप्लेस्ड। ठीक है, तो जब S2 को हमने रिप्लेस किया है तो उस केस में हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब ये सारी चीजें हटाकर हम कंसिडर कर रहे हैं S2। तो S2 को जब हमने कंसिडर किया, ये हमारा बन गया लीविंग वेरिएबल, और ये की रो की कॉलम का इंटरसेक्शन है ये 3, ये हमारा बन गया की एलिमेंट। ठीक है, और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन से हमने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल में क्या हो जाएगा, S1 S2 S3 की जगह S1 S3 सेम रहेंगे, S2 की जगह x1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये सारी कैलकुलेशंस की और फिर हमने देखा डेल्टा जे जो है अभी भी सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आई है, ये एक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आई है। इसका मतलब हमें अभी भी रिप्लेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट बाकी सारी चीजें करने से पहले हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने कहा था ना, जब भी रिप्लेसमेंट ये जब भी रिप्लेसमेंट रेशियो में टाई आता है तो डीजेनरेसी के चांसेस होते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ अपने सोल्यूशन वाली वैल्यूज देखें, अभी फाइनल सोल्यूशन नहीं आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस टेबल में देखो S1 की वैल्यू 4 है, x1 की 3 है, लेकिन S3 ये बेसिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू
जीरो आ गई है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर डीजेनरेसी है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई। अब हम चलिए जो हम कर रहे थे कि कॉलम हमने देख लिया था। नेक्स्ट स्टेप में x2 को हमने एंटर करवाना है, एंटरिंग वेरिएबल। जब यहाँ से मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होता है, bi की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं हम की कॉलम वाली वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ मिल गया 6 9। और देखिए लास्ट में हमने डैश रखा है, माइनस नहीं है, डैश का साइन है। डैश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कैसे होगी मिनिमम रेशियो, बी आई अपॉन की कॉलम वैल्यू 0 अपॉन -2 है ना। तो यहाँ पर जब नेगेटिव वैल्यू आती है डिनोमिनेटर में, तो हमने अब क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर 0 की जगह 1 होता तो ये -1/2 बन जाता, तो हमने इसको इग्नोर ही करना था ना। लेकिन 0/-2 को तो हम 0 ही लिखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव है इसलिए, क्योंकि अगर 0 लिख दिया 0/-2 को तो फिर हमें 0 कंसिडर करना है, वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि वेन एवर देयर इज 0 डिवाइडेड बाय सम नेगेटिव वैल्यू, तो आपने उस वाले रो को, मतलब जहां पर वो मिनिमम रेशो आ रही है, आपने उसको कंसिडर नहीं करना है एज की रो। इसीलिए हमने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ डैश डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी हाल में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अब 6 और 9 में से हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर 6 और 9 में से 6 छोटी वैल्यू है, ये हमारा बन जाएगा की रो। S1 बन जाएगा हमारा लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कि दिस वाज की कॉलम, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये हमारा है की एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ सोल्यूशन पार्ट देखें तो देखिए S1 S3 तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कैलकुलेशन में नहीं आता है, x1 x2 आता है ना। तो हमारे पास था 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू x1 है 3, और यहाँ क्योंकि बेसिक वेरिएबल में x2 नहीं आ रहा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया 15। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर रिवाइज करना है, तो हम देखते हैं रिवाइज करके हमारा टेबल क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर रिवाइज करने पर हमारा ये टेबल बन के आया है। डेल्टा जे की वैल्यूज अगर हम चेक करें, अब सारी 0 0 नेगेटिव नेगेटिव 0, ऑल आर लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। और यहाँ अगर हम सोल्यूशन वैल्यूज देखते हैं तो हमारे पास क्या है, x1 1 है, x2 6 है और S3 12 है। ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर पॉजिटिव वैल्यूज, कोई भी जीरो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे अब ये फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये ऑप्टिमल भी है और ये डीजेनरेट भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑप्टिमल एंड नॉन डीजेनरेट। ठीक है, और अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये था हमारे पास 5x1 प्लस 2x2। हम S3 S1 S2 सब जो होते हैं वो तो जीरो ही होते हैं उनके कोफिशिएंट्स, तो इसीलिए हम कैलकुलेशन में वो मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17। अभी हमने पिछले टेबल में देखा, पिछले टेबल में 15 थी वैल्यू z की, अब आ रही है 17, तो देखा हमारा सोल्यूशन इंप्रूव हो गया। ठीक है, पहले से बढ़ गई वैल्यू। ये हमारा आ गया सोल्यूशन जब हमने एक वेरिएबल, हमने किसको पहले एलिमिनेट किया था, व्हेन S2 वाज एलिमिनेटेड। ठीक है, हमने S2 को रिप्लेस किया था। अब हम सेम उस टेबल में जहां पर टाई आया था उसमें अब हम रिप्लेस करेंगे S3 को। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब उधर से हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। देखिए हमने यहाँ पर फिर से वही वाला टेबल पहले बनाया हुआ है ऊपर, जहां पर ये टाई था, और इनमें से अब हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, ये S3 को रिप्लेस करना है x1 के साथ। ठीक है, यही चीज करनी थी हमने। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे टेबल व्हेन S3 इज रिप्लेस्ड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S1 S2 सेम रहेगा और S3 की जगह आ गया x1। ठीक है, फिर हमने फिर से ये सारी कैलकुलेशंस की और फिर हमने देखा यहाँ डेल्टा जे जो है वो एक वैल्यू पॉजिटिव अभी भी आ रही है, इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें, अगर ये वाला सॉल्यूशन कंसिडर करना हो, वैसे तो ये नॉन ऑप्टिमल है, लेकिन यहाँ पर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है। वो क्यों है, क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स में S2 वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स इज 0। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन डीजेनरेट है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर Z की वैल्यू देख लेंगे,
z इज इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में क्या था, 5x1 प्लस 2x2, है ना। तो 5x1 है 3, यहाँ से अगर देखें, और 2x2 तो यहाँ पर है ही नहीं बेसिक वेरिएबल्स में, तो वो 0 ही हो जाएगा। z इस स्टेज पर है 15, ठीक है। तो हमने यहाँ एंटरिंग वेरिएबल नेक्स्ट टेबल के लिए x2 हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, और यहाँ से अगर हम मिनिमम रेशियोज देखें तो ये 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है s2, तो हमारा s2 रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये हो जाएगा लीविंग वेरिएबल। तो जब हमने अब नया रिवाइज टेबल बनाना है, s2 विल बी रिप्लेस्ड बाय x2। तो चलिए देखते हैं वो क्या टेबल बनेगा। यहाँ पर देखिए हमारा ये टेबल बना है, और यहाँ डेल्टा जे की वैल्यूज अभी भी लेस देन इक्वल टू 0 सारी नहीं आई हैं, ये एक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। और यहाँ से हमें जब मिनिमम रेशियोज देखी तो देखिए अगेन यहाँ पर हमने लिखा है 12-18, डैश क्यों है, क्योंकि बी आई की वैल्यू को डिवाइड करना होता है की कॉलम की वैल्यू के साथ, वो नेगेटिव है। तो हमने अभी पीछे भी कहा था कि जब भी 0 डिवाइडेड बाय नेगेटिव है तो आपने उसको डैश रखना है, हमने उस वाली रो को कंसिडर नहीं करना है एज रिप्लेसमेंट रेशो, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ डैश डाला है। और अगर 12 और 18 में से अब कंपेयर करें तो 12 छोटी वैल्यू है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग s1 नेक्स्ट स्टेज में हमारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये लिविंग वेरिएबल होगा। और s1 विल बी रिप्लेस्ड बाय s3, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अभी भी डिजेनरेसी है, क्योंकि सॉल्यूशन वैल्यूज में देखो एक बेसिक वेरिएबल x2 अभी भी 0 है ना। तो अभी भी यहाँ पर नॉन डिजेनरेसी है। और अगर यहाँ पर हम z की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, 5x1 प्लस 2x2 है, तो x1 यहाँ पर है 3, x2 है 0, ठीक है। तो 5 इंटू 3 इज अगेन 15। तो देखो अभी हमने पिछले स्टेज से इस टेबल पे जब हम आए हैं तो हमारा सोल्यूशन इम्प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले भी 15 था, अभी भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 15 ही आया है, ठीक है। तो हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, बट स्टिल जब तक हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं पहुंचते हमें ये ट्राई करते रहना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो हमने सारी कैलकुलेशंस करने के बाद देखा कि डेल्टा जे जो है अब वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया है, 0 0 नेगेटिव नेगेटिव 0, ठीक है। तो व्हेन ऑल डेल्टा जे आर लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब अब सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है, ठीक है। अब डिजेनरेसी के लिए भी देख लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ हम बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज देखें तो इनमें से एक भी 0 नहीं है, इसका मतलब नाउ दिस सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। तो हम कह सकते हैं ना कि इस केस में डीजेनरेसी वाज टेम्पररी, ठीक है। तो z की वैल्यू चेक कर लें, इंप्रूव हुई है उतनी ही रही। तो हमारे पास है 5x1 प्लस 2x2, 5 इंटू x1 है 1 और x2 की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 6, 5 प्लस 2 इंटू 6 इज 12, ये हो गया 17। तो देखिए हमारा सोल्यूशन भी इम्प्रूव हो गया। तो दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, और ऑप्टिमल भी है प्लस ये नॉन डीजेनरेट भी है, ठीक है। आई होप अब क्लियर है आप लोगों को कि डीजेनरेसी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और किस वजह से एग्जिस्ट करती है, राइट। प्लस इट इज टेम्पररी इन नेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा डीजेनरेसी में एक कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिंग का। तो बेसिकली डीजेनरेसी जो है वो इन इटसेल्फ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, हमें एक सोल्यूशन तो मिल ही जाता है ना, ऑप्टिमल सोल्यूशन। प्रॉब्लम कब आती है, जब साइक्लिंग की प्रॉब्लम बीच में आ जाए बिकॉज ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमें वहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरेटिकली आई विल टेल यू कि साइक्लिंग क्या होती है और किस वजह से होती है, ठीक है। एंड बेसिकली डीजेनरेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम, डीजेनरेसी की वजह से अगर साइक्लिंग होती है देन इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं साइक्लिंग का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने साइक्लिंग, साइक्लिंग का मतलब जैसे गोल गोल घूमते रहना, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो साइक्लिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं और बस घूमते जा रहे हैं, हम फाइनल एंड सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो देखिए एज ऑब्जर्व्ड, अभी जो हमने देखा पीछे अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, when the outgoing variable in a non-optimal solution is a degenerate variable, then the solution does not improve in terms of
ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। जैसे अभी हमने देखा था लास्ट टेबल तो ऑप्टिमल आ गया, उससे पहले के दो टेबल में सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ रहा था, है ना, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। हाउएवर जब की रोज में अगर डीजेनरेट वेरिएबल्स ना हो, मतलब जो एक जनरल हम अभी तक क्वेश्चंस करते आए हैं जिनमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो अगर डीजेनरेट वेरिएबल्स नहीं है तो हमें सक्सेसिव जो भी टेबल्स हम बनाएंगे वो इम्प्रूव्ड वंस होंगे, ठीक है। And obviously when solutions with higher values of z है objective function, when higher values are obtained in successive iterations, we can never have a simplex table repeated in the solution process, है ना, क्योंकि obviously हर stage पे हमारी value improve हो रही है, इसका मतलब कहीं पे भी same table repeat नहीं हो रहा है, क्योंकि same table का मतलब है same value आना, ठीक है। तो अगर degeneracy की problem कहीं पर नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई table repeat होगा, हम हर एक सक्सेसिव स्टेज पे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन अ डीजेनरेट रो इज द की रो, मतलब कोई जहां पर बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाती है ना, हम उसे कहते हैं डीजेनरेसी। तो अगर वही हमारी की रो बन जाती है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना, हमने कहा नेगेटिव वैल्यू तो हमने इग्नोर करनी है मिनिमम रेशो में, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं और उनमें से कोई जीरो आती है तो हम जीरो इज द मिनिमम वैल्यू, फिर हम उसी को की रो लेते हैं, है ना। और अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो वेरिएबल भी, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू भी जीरो है, वो डीजेनरेसी होगी, है ना। तो when a degenerate row is the key row, then theoretically there is a possibility that we obtain a sequence of tableaus, each of them having same objective function value, ठीक है, and that might bring us back to a tableau that has been considered earlier, ठीक है। ऐसा हो सकता है theoretically कि वही, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ऐसा हो सकता है कि जो अभी हमने टेबल में क्योंकि हो सकता है अभी S1 को रिप्लेस किया X1 के साथ, अगली बार फिर से एक दो स्टेजेस के बाद फिर वही सिचुएशन आ जाए, फिर एक दो स्टेजेस के बाद फिर वैसी कोई सिचुएशन आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोल्यूशन इंप्रूव भी नहीं कर रहा और हम बस घूमते जा रहे हैं, ठीक है, वही चीज रिपीट होती जा रही है, सेम टेबल रिपीट होता जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, इट इम्प्लाइज दैट सिंप्लेक्स एल्गोरिथम हैज cycled, ठीक है, and as such the system would again move along the same route and the cycle would be repeated forever. In such cases we cannot obtain optimal solution to the problem, ठीक है। But cycling is quite rare in nature. However, the fact that it can occur points to the fact that there might be some problems which cannot be solved by simplex method, ठीक है। In general, degeneracy does not pose a problem, जो अभी हमने कहा, except only when cycling occurs, ठीक है। And mostly जब भी टाई होता है replacement ratios में, तो हम arbitrarily कोई भी रो चूज करके, हम वैसे अगर टाई आया है दो वैल्यूज में दो रोज में, हम दोनों को ही एक एक करके कंसिडर कर लेते हैं, तो यूजुअली हमारा काम उसी से चल जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर ये साइक्लिंग वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स टेबल में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सिंप्लेक्स मेथड में, वो स्पेशल केसेस भी हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी वीडियो अगर आप सिंप्लेक्स मेथड की देखते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि उससे पहले वाली वीडियोस जरूर कवर करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी तरफ से इतना ही आज के लिए, तो आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।